तो कुछ क्वेश्चंस मैंने जूनोसिस के देख लिए हैं, तो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज Listeria shows which characteristic motility? Okay, darting motility, swarming motility, tumbling motility, gliding motility. Gliding. कौन सी? Any idea? Gliding motility. You're saying C. Yeah, the correct answer is C, tumbling motility. तो जो लिस्टीरिया होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे दिखाता है टम्पलिंग मोटिलिटी. ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक मोटिलिटी, जर्की सडन जर्की मूवमेंट्स होते हैं, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर. अगर हम डार्टिंग मोटिलिटी देखते हैं, डार्टिंग मोटिलिटी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच बैक्टीरिया? डार्टिंग मोटिलिटी होती है कैंपाइलोबैक्टर में. स्वार्मिंग मोटिलिटी? Proteus. हाँ, प्रोटियस स्पीशीज. देन वी हैव ग्लाइडिंग मोटिलिटी, एंड आई गेस ग्लाइडिंग मोटिलिटी क्लाइमिडिया दिखाता है. सो दीज आर सर्टेन मोटिलिटीज जहाँ पर एक स्पेसिफिक ये स्वार्मिंग होती है, ग्रुप्स में चलना. दैट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटियस. बट व्हेन यू टॉक अबाउट लिस्टीरिया, इसकी लेकिन ये मोटिलिटी 25 डिग्री सेल्सियस पे होती है, 37 पे नहीं हो जाती है. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर पे इसकी ये मोटिलिटी आ जाती है. तो करेक्ट ऑप्शन इज टम्पलिंग मोटिलिटी. Tularemia is caused by B. ब्रुसेला हाँ, इट इज कॉज्ड बाय फ्रांसीलिया टोलेरेंसिस. सो ये काफी इम्पोर्टेंट पैथोजन है, एक तो जूनोसिस के हिसाब से भी, और दूसरी चीज बायोटेररिस्ट एजेंट भी है. ठीक है ना, तो इट्स मतलब बायोटेररिस्ट एजेंट ए है ये, तो हम आगे पढ़ेंगे जो बायोटेररिज्म. सो tularemia is a good example of that. So it's caused by Francilia tularensis. Tularemia is also known as rabbit fever, wool-sotter's disease, undulant fever, Q fever. Rabbit. A. It is also known as rabbit fever. So the other name for tularemia is rabbit fever. Okay. Erysipelotrix rhesusopathy causes anthrax, swine erysipelas, plague, tularemia. Swine erysipelas. Swine erysipelas. So अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्वाइन erysipelas? इसमें डायमंड स्किन लीजन्स बन जाते हैं, है ना. डायमंड स्किन लीजन्स इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं एनिमल्स में. ठीक है. Human infection with erysipelotrix is called erysipelas, erysipeloid, cellulitis, dermatitis. तो जब यही erysipelotrix, because it's a zoonotic infection, अगर यही humans में जाता है तो ये क्या करता है? Erysipelas. No, it causes erysipeloid. तो ये एक इम्यून रिएक्शन है जो हो जाती है ह्यूमंस में. ठीक है, बी इस करेक्ट आंसर है, erysipeloid ह्यूमंस में करता है ये erysipelotrix rhesusopathy. एनिमल्स में इट कॉजेज स्वाइन erysipelas, लेकिन यही इन्फेक्शन जब ह्यूमन बींग्स में होता है, इट लीड्स टू erysipeloid. ओके. Incubation period of rabies is variable due to virus strain, bite site, viral dose, all of the above. All of the above. Since we know that incubation period तो rabies का होता है 90 days का, you know, it's like, और मतलब कुछ 2 weeks या 4 weeks या 6 weeks होता है. बट मोस्टली अगर हम इन जनरल देखेंगे, रेबीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो बहुत ही वेरिएबल होता है. वो डिपेंड करता है कौन सी वायरस स्ट्रेन, कौन सी जो वायरस है जिसने इन्फेक्ट किया है, वो डिपेंड करता है बाइट साइट पे. फॉर एग्जांपल अगर हेड के, क्योंकि वी नो दैट जो रेबीज का वायरस है, लाइसा वायरस है, दैट इज न्यूरोटॉक्सिक. तो अगर जितना डिस्टेंस ब्रेन को या हेड के कम होगा टू द बाइट, उतना ही इंक्यूबेशन पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वायरस जो होता है वो उसको उतना ही कम टाइम लगेगा ब्रेन तक जाने में. ठीक है, तो अगर हाथ पे बाइट होता है, फेस पर बाइट होता है, नेक पर बाइट होता है, सो उस टाइम पर उस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड काफी कम होता है एज कम्पेयर टू अगर पैर पे होगा, टांग पे होगा. ठीक है ना. और वायरल डोज अगेन, तो जितना वायरल डोज कम होगा उतने चांसेस बचने के ज्यादा है, उतना चांसेस इन्फेक्शन के ज्यादा है, कम होने के ज्यादा है. जितना ज्यादा मतलब इफ सीवियर बाइट होगा, तो सीवियर बाइट मींस कि वायरल डोज ज्यादा हो गया है, वायरस बहुत ज्यादा बॉडी में गया है, तो उतना इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस रहता है. सो इंक्यूबेशन पीरियड इन चीजों पे रेबीज में पर्टिकुलरली डिपेंड करता है. ठीक है ना. वायरस स्ट्रेन पे भी, कौन सी वायरस स्ट्रेन है, बाइट साइट कहाँ पर बाइट किया है, और वायरल डोज पे भी. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द अबाव.
Hydrophobia is due to the involvement of cerebellum, brainstem, hypothalamus, spinal cord. तो हाइड्रोफोबिया इज अनदर नेम फॉर रेबीज, है ना, इन ह्यूमन बींग्स. तो कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है हाइड्रोफोबिया में? cerebellum. नो, इट इज द ब्रेन स्टेम जो इन्वॉल्व हो जाता है. ठीक है, ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व हो जाता है. तो हाइड्रोफोबिया क्यों हो जाता है रेबीज में? बेसिकली रेस्पिरेटरी मसल्स जो होती है यहाँ पर, जो लैरिंग्स की जो लेरिंजल मसल्स होती है नेक में, वो पैरालाइज हो जाती है. सो अगर इंसान पानी पीना भी चाहता है वो पानी नहीं पी पाता है. तो बिकॉज जब लेरिंजल मसल्स ही पैरालाइज हो जाएंगी तो पानी नीचे कैसे उतरेगा गले से? तो द रीजन मीन के लोगों को लगता है कि वो इंसान पानी से डर रहा है. तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट. ओके, तो दैट्स व्हाई हम उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं. Rabies virus is inactivated by cold, UV light, etheren detergents, freezing. डिटर्जेंट. C. Yeah. हाँ, इट्स राइट. तो रेबीज वायरस का ये एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर ये वायरस कहीं पर भी या क्लॉथ्स पे लगता है या कहीं पर भी, ये डिटर्जेंट से, केमिकल से आराम से डिसइंफेक्ट हो जाता है. ठीक है ना. कुछ होता है ना वायरसेस जो काफी रेजिस्टेंट होते हैं टू द डिटर्जेंट्स, रेजिस्टेंट होते हैं टू द केमिकल्स. बट रेबीज वायरस काफी लेबाइल है. इवन अगर हाई टेम्परेचर भी होगा ना, हीट पे, हीट में भी ये अच्छा खासा, इसीलिए जो बॉइल्ड मिल्क होता है, मिल्क जब बॉइल करते हैं तो वी डोंट हैव टू सी कि मतलब इसमें बता रेबीज, क्योंकि रेबीज वायरस इनएक्टिवेट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे भी, इन प्रेजेंस ऑफ डिटर्जेंट्स में भी, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर भी, और एनी अदर केमिकल भी. सो ये इनएक्टिवेट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे. With zoonotic viral disease is transmitted by aerosol from animals. Rabies, Nipah, Japanese encephalitis, Rift Valley fever. एरोसोल ट्रांसमिशन किस डिजीज का पॉसिबल है इनमें से? Rabies. The correct answer is Nipah. Basically Nipah virus infection जो है, we know it's a viral infection. तो इसमें रिजर्वायर मतलब बिग होता है. फ्रूट बैट्स जो होते हैं, फ्लाइंग फॉक्सेस जिनको हम कहते हैं, दे एक्ट एज द रिजर्वायर फॉर दिस. बट ये जो होता है, ये वायरस, ये एरोसोल के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर. एंड इट हैज गॉट अ गुड जूनोटिक इम्प्लीकेशन, गुड जूनोटिक, इसमें अच्छी खासी जूनोटिक सिग्निफिकेंस है. तो दैट्स वाई इसमें और भी एक बन जाता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है, बिकॉज इसका एरोसोल ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है. रेबीज का एरोसोल ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है, जेई का नहीं है. बट जेई का तो खैर इसका वेक्टर वो है, बट इसका जो है ये एरोसोल के थ्रू अच्छे से फैल जाता है ये वायरस. सो इसकी जो चांसेस ऑफ स्प्रेड होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मतलब अदर डिजीजेस. ठीक है. सो इसमें एरोसोल ट्रांसमिशन नीपा में पॉसिबल है. Nipah virus belongs to which family? Flaviviridae, Paramyxoviridae, Rhabdoviridae, Orthoviridae. It belongs to Paramyxoviridae. Highly pathogenic avian influenza subtype is H1N1, H3N2, H5N1, H2N2. H5N1. हाँ, तो हमने पता है एवियन इन्फ्लुएंजा के दो सब टाइप्स है, हाईली पैथोजेनिक और लो पैथोजेनिक. लो पैथोजेनिक फ्लू लाइक सिम्टम्स करता है, नॉर्मल कफ, कोल्ड वगैरह. लेकिन जो हाईली पैथोजेनिक होता है इसमें मोर्टालिटी रेट्स काफी ज्यादा होता है, बिकॉज ये डीप इन्फेक्शन करता है. तो इट्स हाईली पैथोजेनिक बाय द नेम इटसेल्फ. तो H5 जो होता है, H5 या H5 इन H7 बेसिकली, दे आर टू जो हाईली पैथोजेनिक सब टाइप्स होते हैं. ठीक है ना. तो ये पोल्ट्री में भी काफी हाई मोर्टालिटीज करते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी काफी हाई मोर्टालिटीज करता है. ठीक है. तो लो पैथोजेनिक इज लाइक सिंपल फ्लू लाइक सिम्टम्स, बट व्हेन इट कम्स टू हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, तो इट कॉजेज हाई मोर्टालिटीज, निमोनिया वगैरह, बाकी हाई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज जो HPAI का सब टाइप है, दैट इज H5N1. ओके. और अगर H7 भी होगा वो भी है.